नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए यूनिट 10 के ऊपर, जिसका टॉपिक है लोक साहित्य एवं जनजातीय साहित्य मध्य प्रदेश के संदर्भ में। जब आप सिलेबस देखेंगे तो यूनिट 10 का नाम यही है, जिसको कि हमें मध्य प्रदेश के संदर्भ में पढ़ना है। तो ये टॉपिक एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के विद्यार्थियों के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, साथ में जो भी विद्यार्थी अभी पीएचडी इत्यादि करने की कोशिश में है, टॉपिक सिलेक्शन के प्रयास में है और कई बार कमेंट्स कर चुके हैं कि सर कोई टॉपिक्स बताइए। तो देखिए, यहाँ पर एक टॉपिक्स उनके लिए बन सकता है, क्योंकि लोक साहित्य हर क्षेत्र का अलग अलग लोक साहित्य होता है। तो आप चाहें तो जिस भी एरिया के हों, चाहे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, जहाँ के भी हों, वहाँ के लोक साहित्य पर आप अच्छे से रिसर्च कर सकते हैं और चाहें तो कोई एरिया भी ले सकते हैं। ठीक है, पूरे राज्य को न कवर करके आप अपने एरिया को भी लोक साहित्य के अंतर्गत रख सकते हैं। साथ में ऐसे विद्यार्थी जो कि जनजातीय इलाकों से वास्ता रखते हैं, रिश्ता रखते हैं, तो वो भी अपने एरिया में जनजातीय साहित्य लेखन पर भी रिसर्च का टॉपिक बना सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं। ये वीडियो लेक्चर बनाने में थोड़ी-सी मुझे देर हुई और उसका कारण ये था कि हमने इस टॉपिक से रिलेटेड थोड़े से अध्ययन किया और कौन-कौन सी किताबें हमने पढ़ी, जो कि मध्य प्रदेश के लोक साहित्य और जनजातीय साहित्य में कारगर है। जब हम मध्य प्रदेश के लोक साहित्य पर बात करेंगे, तो उसमें आप देखेंगे कि बुंदेलखंड का लोक साहित्य पढ़ना होगा, मालवा का लोक साहित्य पढ़ना होगा, निमाड़ का लोक साहित्य पढ़ना होगा और कहीं-कहीं पर बघेल लोक साहित्य को भी पढ़ना पड़ता है। तो देखिए, इससे रिलेटेड किताबें कौन-कौन सी हैं। अगर आप बुंदेली लोक साहित्य को पढ़ना चाहते हैं, बुंदेलखंड इलाके में लिखे गए लोक साहित्य को पढ़ना चाहते हैं, तो इसके लिए एक पुस्तक का नाम है बुंदेली लोक साहित्य परंपरा और इतिहास। इसके लेखक हैं नर्मदा प्रसाद गुप्त। अगर आप मालवा का लोक साहित्य जानना चाहते हैं, तो इसके लिए पुस्तक है मालवी और उसका लोक साहित्य, डॉक्टर श्याम परमार द्वारा लिखी गई पुस्तक। निमाड़ का लोक साहित्य पढ़ना चाहते हैं, तो निमाड़ का लोक साहित्य और संस्कृति राम नारायण उपाध्याय द्वारा लिखी गई है। और संपूर्ण तरीके से लोक साहित्य की भूमिका के बारे में जानना चाहते हैं, तो अब तक की सबसे बेहतरीन जो किताब है, उसका नाम है कृष्णदेव उपाध्याय। और ये किताब न सिर्फ मध्य प्रदेश की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यूपी, जीआईसी और जीडीसी की जो भी विद्यार्थी तैयारी करना चाहते हैं या फिर उसके बारे में सोच रहे हैं, उनके लिए भी ये किताब बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यूपी, जीडीसी के पाठ्यक्रम में भी लोक साहित्य लगा हुआ है। तो मोटे तौर पर हमने शुरुआती दौर में अभी ये बताने का प्रयास किया कि अगर आप लोक साहित्य या जनजातीय साहित्य पर पीएचडी करना चाहते हैं या फिर विस्तार से रिसर्च करना चाहते हैं, तो ये टॉपिक आप बना सकते हैं। और मध्य प्रदेश पे विशेष जो बुंदेलखंड, मालवा, निमाड़, बघेलखंड का इलाका है, तो उनसे रिलेटेड लोक साहित्यों पर भी काम हुए हैं। तो एक यहाँ पर आपको सेकेंडरी सोर्स पे आधारित किताबें मिल गई होंगी और आपको लगा होगा कि इस परीक्षा को पहले हम पास करते हैं, बाद में अगर पीएचडी करने का मौका मिलेगा तो इन किताबों को हम खोजेंगे। तो बस एक किताबों का नाम अपने ध्यान में रखिए। बाकी हमने जो भी नोट्स तैयार किया है आपके लिए कम समय में, उसको आप ध्यान में रख सकते हैं। बाकी एग्जाम में अच्छा खासा कॉन्फिडेंस के साथ जा सकते हैं। तो चलते हैं, सीधे बात करते हैं मध्य प्रदेश का जो सांस्कृतिक परिचय है उसके बारे में। ऐसा माना जाता है कि मध्य प्रदेश हिंदुस्तान का दिल होने के साथ साथ कला और साहित्य की दृष्टि से भी समृद्ध रहा है। आप यूट्यूब पर एक वीडियो देखेंगे जिसमें है कि मध्य प्रदेश को हिंदुस्तान का दिल माना गया है और ये पर्यटन विभाग जो है मध्य प्रदेश का, उसने एक वीडियो बनाया हुआ है, 2-3 मिनट का वीडियो है, विज्ञापन के तौर पर है। तो इसकी जब मैं तैयारी कर रहा था और देख रहा था, तो वो अचानक वीडियो मेरे नज़र में आया और मुझे लगा कि इससे बेहतर वाक्य मुझे नहीं मिल सकता है कि मध्य प्रदेश हिंदुस्तान का दिल होने के साथ साथ कला और साहित्य की दृष्टि से भी समृद्ध रहा है।
प्राचीन काल से ही यहाँ की लोक साहित्य और जनजातीय साहित्य की गौरवशाली परंपरा रही है। यहाँ की लोक कला, लोकगीत, लोक नाट्य, लोक चित्रकला, लोक नृत्य और कला अत्यंत समृद्ध और विविधता से भरे हुए हैं। और जितने ही इन चीजों से कोई भी राज्य भरा होता है तो परीक्षार्थियों के लिए काफी चुनौती भी पेश करता है। अभी बहुत सारे विद्यार्थी आरपीएससी की तैयारी कर रहे होंगे तो राजस्थान भी मध्य प्रदेश से कहीं पीछे नहीं है। वहां पर भी कला और साहित्य के दृष्टिकोण से बहुत ही समृद्धि रही है। तो तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को बहुत सारे तथ्य याद करने पड़ते हैं। चलते हैं, फिर भी परीक्षा है तो इसके लिए कुछ कुछ देख लेते हैं। मध्य प्रदेश की लोक संस्कृति में मालवी, बुंदेली, बघेली और निमाड़ी के संस्कृति के विविध रंग दिखाई देते हैं। अगर मध्य प्रदेश के लोक साहित्य पर हम चर्चा करें तो लोक साहित्य को मौखिक परंपरा का साहित्य भी माना जाता है और देश के हर जिले की लोक भाषा में लोक प्रचलित लोक का साहित्य मौजूद होता है। इसीलिए मैंने कहा कि अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं तो आप अपने जिस जिले से संबंध रखते हैं वहां से भी कोई ना कोई टॉपिक बना सकते हैं, वहां से कोई ना कोई किसी लेखक को आप खोज कर उसको सामने ला सकते हैं। तो लोक साहित्य आमतौर पर माना जाता है कि मौखिक परंपरा का साहित्य रहा है और देश के हर जिले क्षेत्र की लोक भाषा में लिखा जाने वाला साहित्य ही लोक साहित्य कहलाता है। लोक साहित्य व्यक्ति की एकांतिक कल्पना नहीं बल्कि समस्त लोक की अनुभूति होती है। इसमें समाज के दुख, दर्द, उल्लास और व्यवस्था को लेखक द्वारा वाणी दी जाती है या फिर उसकी अभिव्यक्ति की जाती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक तो सामान्य साहित्य है, उसमें भी दुख, दर्द, उल्लास और व्यवस्था के बारे में चित्रण किया जाता है और साथ में जो लोक साहित्य है वो खास एरिया को ध्यान में रखते हुए वहाँ के लोक के, वहाँ के समाज के दुख, दर्द और उल्लास को अभिव्यक्ति प्रदान करता है। आगे हम चर्चा करें तो लोक साहित्य में भाषागत विभिन्नता होते हुए भी भावों में एक रूपता होती है। लोक साहित्य की खास विशेषता ये है कि भले वो अलग अलग भाषा और बोली में लिखा जाता हो, लेकिन अगर भावों की हम चर्चा करें तो उसमें कहीं न कहीं हमें समानता दिखाई पड़ती है या फिर एक रूपता दिखाई पड़ती है। और कहा जाता है एक बेटी का के विदाई का यहाँ पर उदाहरण दिया गया है। बेटी की विदाई अगर होती है तो चाहे वो विदाई उत्तर प्रदेश में हो, मध्य प्रदेश में हो, बिहार में हो, गुजरात में हो, राजस्थान में हो या फिर हिंदी पट्टी के किसी इलाके में हो, तो वो विदाई के जो गीत होते हैं भले अलग अलग भाषा बोली में हो, लेकिन उसके जो भाव होते हैं वो एक समान होते हैं, एक ही तरीके की फीलिंग प्रदान करते हैं। आप याद कीजिए अपने किसी बड़ी दीदी का विदाई के दिन को या छोटी बहन की विदाई के दिन को, तो माहौल एक ही तरह का होता है। यहाँ पर यही बात बताई जा रही है और इसी दर्द की अभिव्यक्ति कई बार लोक साहित्यों में दिखाई देती है। कहा जाता है कि इस तरीके के लोकगीत में जो पिता के रोने से गंगा में बाढ़ आ जाती है, माँ के रोने से धरती पर अंधेरा छा जाता है, भाई के रोने से उसकी धोती पांव तक भीग जाती है। लेकिन यहाँ पर एक ऐसा पात्र है जिसको माना जाता है कि उसके आंखों में आंसू नहीं आते। यहाँ पर एक भौजाई शब्द का, जिसको कि हम विशुद्ध तरीके से भाभी शब्द का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए क्या ये लोक में प्रचलित है कि बेटी की विदाई हो रही है तो सब लोग रो रहे हैं, पिता रो रहे हैं, माँ रो रही है, भाई रो रहा है, लेकिन जो भाभी है उसकी आंखों में इस तरीके के आंसू नहीं आ रहे। ये एक तरीके से आप देखेंगे कि रूढ़ी के तौर पर, हालांकि चीजें बदली हुई नजर है, लेकिन लोक में अभी इसी तरीके की जो ननद भाभी का जो संबंध रहा है उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर कुछ कविताएं या फिर साहित्य में अभिव्यक्ति हुई है। अब ये कितना सही है आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि ये बात कितनी सही है। हालांकि लोक साहित्य में इस तरीके की बातें मौजूद रही और ये कहा जाता है कि जब भी बेटी की विदाई होती है तो आमतौर पर जो महिलाएं हैं या फिर आसपास की जो उस बेटी की सहेलियां हैं, उनकी आंखें तो ज्यादा नम होती हैं। आप जो भी पुरुष होते हैं वो अपने आंसुओं को रोकने का प्रयास करते हैं, लेकिन जब वो रोना शुरू करते हैं तो ये मान कर चलिए कि बाढ़ सी आ जाती है। आप याद कीजिए अगर आप कभी विदाई के वक्त कहीं मौजूद रहे होंगे तो। यहाँ पर देखिए एक उदाहरण दिया गया है, बुंदेली की एक बेटी है, उसकी जो विदाई है
वो एक गीत यहाँ पर प्रस्तुत की गई है कि माई के रोवे नदिया बहत है, बाबुल के रोवे गंगा ताल मोरे लाल, बीरन के रोए छतिया फटक है, भौजी के जियरा कठोर मोरे लाल। तो देखिए यहाँ पर ऊपर की 3 पंक्तियों में बताया गया कि सब लोगों की आंखें नम्र है, लेकिन एक ऐसा पात्र है जिसको बताया गया कि उसका हृदय कठोर है, वो बिल्कुल नहीं रो रही। लेकिन आमतौर पर देखने में आता है कि कई लोग मतलब पछाड़ खा के रोते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे रोते हैं जो कि महसूस नहीं होने देते हैं, लेकिन दुख उनको भी उतना ही होता है। मैं आप सभी से आग्रह किया था कि आप जरूर कमेंट्स कीजिए, क्या इस तरीके की बातें अभी भी लोक में मौजूद हैं या फिर चीजें बदली हुई हैं। ये परिस्थितियों के ऊपर ज्यादा निर्भर करती हैं कि आपस में किस तरीके का रिश्ता है। चलते हैं आगे, बात करते हैं और कि लोक साहित्य का आखिरकार क्या रोल रहा है। लोक साहित्य का कार्य केवल लोकगीत, लोक कथा या लोक कहावतों का संग्रह मात्र नहीं, बल्कि आदिकाल से अनंत काल तक मानव जीवन की यात्रा को बताना भी है। देखा जाए तो लोक साहित्य में लोक कथा, लोक नाट्य, लोकोक्ति जिसमें कि पहेलियां और कहावतें भी शामिल हैं। लोक साहित्य का महत्व क्या रहा है? लोक साहित्य में भूगोल, इतिहास, पुरातत्व का भी आपस में गहरा संबंध रहा है। लोक साहित्य की कथा, उक्तियां, मुहावरे, गीत, गाथा आदि अनेक स्थल ऐसे हैं जिनसे कि पुरातत्व और इतिहास की झांकी दिखाई पड़ती है या फिर झलकती है। इसमें अगर हम लोक गीत के बारे में देखें तो लोक गीत संवेदनशील मानव के अंतःकरण यानी कि हृदय की अभिव्यक्ति है। लोक गीत पारंपरिक मौखिक की तथा समस्त लोक की अमानत होती है, यानी कि उस समाज या देश का प्रतिनिधित्व करने वाली होती है। लोकगीत लोक भावना और लोक रुचि की पूर्ण प्रतिनिधित्व करते हैं। और जैसे जिस मैं इलाके से हूँ गाजीपुर या फिर उत्तर प्रदेश का जो इलाका है, खासतौर से पूर्वांचल में कई बार ये सवाल पूछा जाता है। एक विधा है बिरहा, जो कि लोकगीत के तौर पर इसको जाना जाता है, और कई जगहों पे आप देखेंगे कि कोई या तो कोई वहां पर प्रोग्राम हो, कार्यक्रम हो, शादी ब्याह में बिरहा का कई बार आयोजन किया जाता है और ये लोकगीत के तौर पर है। हमारे एरिया में काफी इसका प्रचलन रहा है। इसी तरीके से मध्य प्रदेश में भी हम आगे बात करेंगे कौन कौन से लोक गीत बहुत ही फेमस रहे। लोकगीत की विशेषताओं में खासतौर से आपको ध्यान में रखना है कि इसमें संवेदनशील मानव के अंतःकरण यानी हृदय की अभिव्यक्ति रहती है। अगर आप बिरहा कभी सुने होंगे तो इस चीज को आप आसानी से महसूस कर लेंगे। आगे बात करते हैं लोक गाथा के ऊपर। लोक गाथा माना जाता है कि गद्य पद्य युक्त प्रबंधात्मक कथा है। गद्य पद्य की जब भी बात की जाएगी तो आपके मन में चंपू काव्य जरूर आ गया होगा। तो लोक गाथा चंपू काव्य शैली में लिखा गया एक महाकाव्य होता है। ये माने कि एक बड़ी विधा है एक तरीके से देखा जाए तो, जो किसी व्यक्ति अथवा घटना पर केंद्रित होती है। लोकगीत अपेक्षाकृत छोटे होते हैं, उसमें घटना या चरित्र सीमित होती है। किसी खास व्यक्ति या स्थान को ध्यान में रखते हुए लोकगीत गाए जाते हैं। मैं एक उदाहरण दिया था क्योंकि मैं पूर्वांचल का हूं तो ज्यादातर मैं उदाहरण इधर ही का ही दे सकता हूं। बिरहा में किसी घटना या चरित्र का वर्णन किया जाता है, खासतौर से जो फौज में भर्ती रहते हैं, जिससे कि इस बिरहा का मतलब ये है कि वीर रस से युक्त होता है वो। लेकिन अगर लोक गाथा की बात करें तो इसका क्षेत्र बड़ा होता है, ठीक है ना। तो लोकगीत की अपेक्षा लोक गाथा क्या है और व्यापक स्तर पर उसका फलक है। लोक कथा इसी से जुड़ा हुआ एक और यहाँ पर टॉपिक देख रहे हैं, वो क्या है, जो लोक द्वारा लोक के लिए कही जाती है वो क्या है, लोक कथा है। यहाँ पर एक चीज आप देख रहे हैं, कथा कहने की शैली में है और गाथा जो है ये भी है, लेकिन कथा की अपेक्षा गाथा का जो स्वरूप है थोड़ा सा बड़ा है। लोक कथा लोकमुख में रहती है और इसके लिए वक्ता और श्रोता दोनों ही अनिवार्य होते हैं। वक्ता एक होता है पर श्रोता कई हो सकते हैं। इसीलिए आप देखते होंगे कि अलग अलग क्षेत्र में कुछ न कुछ लोक कथाएं बहुत चर्चित रहती हैं। खासतौर से जब आप अपने किसी रिश्तेदारी में जाते हैं तो कोई अगर छोटा मोटा जंगल है या फिर बांस का एरिया है, बांस के जो पेड़ होते हैं, तो कई बार मुझे भी सुनने में आया कि किसी रिश्तेदारी में गया तो यहाँ पर भूत रहता है। इस तरीके से कुछ लोक कथाएं प्रचलित रहती हैं जिससे कि लोग डर के मारे उधर नहीं जाते, और ढेर सारी कथाएं, ठीक है। तो लोक कथा लोक के मुख में रहती है, इसमें वक्ता और श्रोता, ये आपको ध्यान में रखना है परीक्षा के दृष्टिकोण से कि वक्ता और श्रोता दोनों ही अनिवार्य होते हैं।
वक्ता हो सकता है कि एक हो और श्रोता कई भी हो सकते हैं। और लोक कथा सुनाने की लोगों के पास एक शैली भी होती है, सारे लोग लोक कथा को नहीं सुना पाते हैं। लोक कथाओं का लोक अत्यंत व्यापक होता है। लोक की समृद्धि सांस्कृतिक परंपरा लोक कथाओं द्वारा प्रचलित होती है। लोक कथाएं हमारे संस्कृति की संवाहक होती हैं, इसको भी ध्यान में रखना है। और हम कैसे भूल सकते हैं कि नानी दादी की मुंह जबानी जब हम कोई कहानी सुनते थे या फिर लोक कथाओं का सुनते थे, तो उसका आस्वाद अलग आनंद देने वाला होता था। और अक्सर मुझे याद आता है कि मेरी जो दादी थी, इनके पास ढेर सारी कहानियों का संग्रह हुआ करता था और हम लोग रात के भोजन के बाद इनके पास सोते थे और ये कहानियां सुनाना शुरू करते थे और हम कहानियां सुनते सुनते सो जाते थे। और यहाँ तक कि दादी भी सो जाती थी, पता चलता कि कब नींद आ गई पता ही नहीं चलता था। तो वो जमाना अलग था। आज की नानी दादियां हो सकता है कि मॉडर्न हो, चीजें समझ में नहीं आ रहा हो। और आजकल तो हम सभी के पास मोबाइल ऐसी विधा आ गई है कि किसी भी नानी दादी की जरूरत पड़ती ही नहीं है। तो देखिए, लोक कथाएं अक्सर कहा जाता है कि इन पुरानी पीढ़ियों के द्वारा एक तरीके से संरक्षित रखी जाती थी। और अब धीरे धीरे वक्त क्या है, बदलना शुरू हो गया, तो ये भी चीजें क्या हो रही हैं, बदल रही हैं। लेकिन फिर भी हम इन परीक्षाओं से जुड़े हुए हैं, तो जाहिर सी बात है कि थोड़ा सा तो ध्यान में रखना ही पड़ेगा। चलते हैं आगे, बात करते हैं लोक कथा के बाद लोकोक्ति। लोकोक्ति, इसमें आप देख रहे हैं कि दो शब्द मिला हुआ है, एक तो लोक है और दूसरा है उक्ति। उक्ति का सामान्य अर्थ है कि कथन होता है। और आप चाहें तो एक कमेंट्स करके बता सकते हैं कि इसमें कौन सी संधि है। ये भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट शब्द है। यहाँ पर दो शब्दों के बीच में संधि है और आप लोग टाइप करना शुरू कर दिए हैं कि कौन सी इसमें संधि है। लोकोक्ति का मतलब है कि ऐसी उक्ति जो कि लोक के अनुभव पर आधारित हो। ऐसे ही कोई बात नहीं कही जाती है, जैसे कि नाच न आवे आंगन टेढ़ा। ठीक है, इसी तरीके से ढेर सारी लोकोक्तियां आप अपने आसपास क्षेत्रीय बोलियों में सुनते आ रहे होंगे। ठीक है, तो लोकोक्ति क्या है, लोक के अनुभव पर आधारित होता है और जो कि साहित्य में बाद में प्रयुक्त होता है। मानव मस्तिष्क इतिहास परंपरा संस्कृति से लगातार कुछ न कुछ ग्रहण करता रहता है, सीखता रहता है और उसे अपने अनुभव में संग्रहित करते हुए दिन प्रतिदिन अपने जीवन में अपने पूर्व ज्ञान के अनुभवों को कम से कम शब्दों और सार्थक शैली में अनुकूल अवसर आने पर प्रकट करता है। ये लोकोक्ति की खास विशेषता है कि इसमें क्या होता है, संक्षेपीकरण होता है, लेकिन इसका जो अर्थ होता है वो काफी मतलब मारक टाइप का होता है और सार्थक शैली में उसका प्रयोग किया जाता है। यही सरल सुबोध जीवन उपयोगी उक्तियां लोकोक्ति साहित्य कहलाती हैं। तो लोकोक्ति का सामान्य अर्थ यही है कि लोक के अनुभव पर आधारित जो कथन है वही क्या है, लोकोक्ति है। ये अनुभव हर क्षेत्र का अलग अलग हो सकता है। तो हमने शुरुआत में कुछ जो पारिभाषिक शब्दावलियां थी लोक साहित्य से जुड़े हुए उन शब्दावलियों पर चर्चा की। अब बात करते हैं सीधे बुंदेलखंड का जो लोक साहित्य है उसके ऊपर, यानी कि एमपी के लोक साहित्य पर हम धीरे धीरे प्रवेश कर रहे हैं। बुंदेलखंड का इलाका आपके दिमाग में भारत का मैप जरूर आ जाना चाहिए कि आखिरकार वो इलाका कहाँ पर है। बुंदेलखंड जब हम बोल रहे हैं तो कुछ एरिया उत्तर प्रदेश के और कुछ एरिया मध्य प्रदेश के आ जाते हैं। उत्तर प्रदेश का एक तरीके से मैं कहूँ तो जो दक्षिण का इलाका है और मध्य प्रदेश का उत्तर का इलाका जो है वो सब आ जाता है आपके बुंदेलखंड में। बुंदेलखंड की जैसे ही चर्चा की जाती है तो दो तीन चीजें आपके मन मस्तिष्क में आनी चाहिए। अगर साहित्यकार के दृष्टिकोण से देखें तो एक नाम आता है वृंदावन लाल वर्मा। इनके रचनाओं में ज्यादातर बुंदेलखंड के गौरव इतिहास की चर्चा की जाती है। और एक स्त्री लेखिका है जिनका नाम है मैत्रेयी पुष्पा, उनका भी इलाका यहीं से रहा है। ठीक है, तो उनकी रचनाओं में भी ज्यादातर बुंदेलखंड की आप सुगंध देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर बुंदेलखंड का जो लोक साहित्य है, बुंदेली पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियों में से एक बोली है। यह ब्रज भाषा और कन्नौजी के साथ मिलकर पश्चिमी हिंदी बोलियों का एक वर्ग बनाती है। तो बुंदेली को आपको ध्यान में रखना है कि बुंदेली में लिखा गया ही साहित्य क्या है, बुंदेलखंड का लोक साहित्य। बुंदेली बुंदेलखंड की बोली है। इसका क्षेत्र उत्तर प्रदेश के झांसी जालौन हमीरपुर और मध्य प्रदेश के क्षेत्र को देखें तो टीकमगढ़ छतरपुर सागर आदि जिलों में देखने को मिलता है। यानी कि बुंदेलखंड का इलाका आपके दिमाग में धीरे धीरे
बैठ गया होगा कि आखिरकार किस इलाके की बात की जा रही है। बुंदेलखंडी का विशुद्ध रूप आज भी उसके प्राचीन लोक साहित्य, लोकगीतों, लोक कहावतों, लोक गाथाओं, लोक कथाओं में पाया जाता है। बुंदेलखंड के लोकगीत में बहुत ही विविधता दिखाई पड़ती है। बुंदेलखंड में सामान्यतः दो अवसरों पर गाए जाने वाले गीत आते हैं। पहला जो है उत्सव एवं त्योहारों पर गाए जाने वाले लोकगीत, दूसरा है जीवन के विभिन्न संस्कारों से संबंधित लोकगीत। तो बुंदेलखंड की चर्चा कर रहे हैं और जो भी विद्यार्थी अभी एमपी की तैयारी कर रहे हैं वो तो बुंदेलखंड को जरूर ध्यान में रखें। लेकिन पढ़ते वक्त अपने अपने लोक साहित्य को जरूर ध्यान में रखिए। और आप देखेंगे कि हर लोक साहित्य में कोई न कोई समानता है। आप जिस भी एरिया के होंगे तो कुछ लोक साहित्य आपके उत्सव त्योहारों के ऊपर आधारित रहते हैं, कुछ जो विभिन्न संस्कार हैं, विवाह इत्यादि जो होते हैं वहां पर भी लोग गीत गाए जाते हैं। ठीक है, हमारे पूर्वांचल के इलाके में एक गारी गीत गाई जाती है जिसको सुनने के लिए बहुत सारे बाराती व्याकुल भी रहते हैं। लेकिन चीजें धीरे धीरे चेंज हो रही हैं, लोगों के पास इतना वक्त नहीं है, लोग मिठाई इत्यादि खा के खाना खाकर जल्दी से घर आने की कोशिश में रहते हैं। लेकिन पहले की बाराती बहुत हठी टाइप के बाराती होते थे जब तक वो गारी नहीं सुनते थे। ये गारी जो है लोकगीत के अंतर्गत है। जब मैं बुंदेलखंड की चर्चा कर रहा था तो वृंदावन लाल वर्मा, मैत्री पुष्पा का किया, लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि ये वही इलाका है जहाँ पर हम याद करते हैं पद्माकर को, रीतिकालीन कवि पद्माकर, जिनके रचनाओं में ज्यादातर उत्सव और त्योहारों की चर्चा, पर्वों की चर्चा होती रही है। तो आदिकाल से लेकर आधुनिक काल के जो भी बुंदेलखंड के रचनाकार हैं उनको आप अपने मन में जरूर ध्यान में रखिए, एक बार याद कर लीजिए। हम चर्चा कर रहे थे कि बुंदेलखंड के जो लोकगीत हैं इनमें अनेकता है और दो वर्गीकरण किया गया कि एक त्योहारों पर गाए जाने वाले लोकगीत और दूसरा किसी भी संस्कार में, जैसे कोई बच्चा पैदा हो गया या फिर उसका मुंडन हो रहा है या फिर उसका विवाह हो रहा है तो गीत गाए जाते थे। हमारे तरफ भी पूर्वांचल में भी गाए जाते हैं। बुंदेलखंड के लोकगीत में यहाँ की संस्कृति, प्रथाएं, परंपराएं, आचार व्यवहार, चिंतन, स्वभाव, जनमानस की संवेदनाएं स्पष्टता दिखाई देती हैं। ये हर लोक साहित्य में ये बात आपको देखने को मिल जाएगी। जैसे बताया गया कि संस्कार गीतों में, जन्म के अवसर पर गाए जाने वाले गीतों में जैसे सोहर गाई जाती है, बधाई गीत गाई जाती है, सरिया, कुआं पूजन, झूला गीत, पासनी, मुंडन, विवाह के सभी रीति रिवाजों के लिए गीत गाए जाते हैं, जिसमें कि बनरा बनरी, हल्दी तेल के गीत, मातृका पूजन, देवी देवताओं के निमंत्रण गीत, चीकट गीत, द्वारचार गीत, चढ़ाव गीत, चीकट गीत, भांवर गीत, कंगन छोड़ने के गीत, विदाई गीत। तो तमाम गीतें आप देख रहे हैं, तमाम जो गीत हैं ये बुंदेलखंड के इलाके में गाए जाते हैं और किसी भी इलाके में आप देखेंगे हर लोक में कुछ न कुछ आप देख रहे हैं कि समानता आपको दिखाई पड़ रही होगी। उत्सवों की बात करें तो कार्तिक गीत, पर्व गीत, ऋतु गीत, बारहमासा गीत, देवी गीत, दादरा, कजरी, हरदौल, लांगुरिया, खेल गीत। ठीक है, इसको नौरता, मामूलिया या टेसू खेलने के गीत के रूप में भी जाना जाता है। फाग गीत, सावन गीत, पनघट गीत, जाति गीत, जिसको कि ढिमराई गीत, कनाड़ा गीत भी कहा जाता है। ये सभी प्रकार के गीत गाए जाते हैं। यहाँ पर देखिए फाग की चर्चा आई तो आपके मन में आ गया होगा कि ईसुरी की फाग बहुत बार पूछा गया है एग्जाम कि किस साहित्य से जुड़ा हुआ ईसुरी की फाग प्रसिद्ध है। तो आप जान गए कि ये बुंदेलखंडी साहित्य से जुड़ा हुआ है। आगे बात करते हैं कि बुंदेलखंड के कुछ लोक भजन भी हैं, जिसमें कि बुंदेलखंड में निर्गुण भजनों की अपेक्षा सगुण भजनों का ज्यादा ही प्रभाव रहा है। इस क्षेत्र में देव महादेव, पार्वती, राधा कृष्ण, सीताराम, हनुमान, श्री गणेश, गंगा, तुलसी आदि के भजन अधिक प्रचलित हैं और लगभग आप देखेंगे कि हर इलाके में। देखिए मैं मध्य प्रदेश को पढ़ाते हुए अपने इलाके में क्यों घुस जा रहा हूं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि बार बार चीजें एक ही टाइप की दिखाई पड़ रही है। ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश में ये सारी चीजें नहीं गाई जाती, यहाँ पर भी गाई जाती है। यानी कि जो लोक संस्कृति है वो एक माले की तरह एक दूसरे से गुथी हुई है, उसको अलग करना बड़ा ही मुश्किल है। बस अंतर क्या है, भाषा व बोली की है। इसीलिए आप किसी थोड़ा अपने एरिया से अलग एरिया में जाते हैं तो आप बड़े रुचि से उन चीजों को देखते हैं और आप पूछते हैं कि मेरे तरफ तो ये होता है, आपकी तरफ ये हो रहा है,
फिर बाद में पता चलता है कि ये तो दोनों एक ही रीति रिवाज से मिलते जुलते नजर आ रहे हैं। यहाँ पर बताया गया कि देवी के विविध रूपों की आराधना के लिए यहाँ पर भक्तें गाई जाती हैं। यहाँ की कुछ भजनों में चंद्र सखी और तुलसीदास आस रघुवर की का प्रयोग भजन के अंतिम पदों में मिलता है। तो चंद्र सखी, तुलसीदास, आस रघुवर की इस शब्द को जरूर ध्यान में रखना है। आगे है कि यहाँ के निर्गुण लोक भजनों में गोरखनाथ, मच्छंदरनाथ, कबीर, रैदास, भरथरी जैसे अनेक साधु संतों की संतवाणियों का प्रभाव दिखाई पड़ता है। तो आप देख रहे हैं कि जब हम आदिकाल पढ़ते हैं तब गोरखनाथ का नाम आता है, मच्छंदरनाथ का, भक्ति काल में कबीर, रैदास। भरथरी को आपको स्पेशली याद रखना है क्योंकि मध्य प्रदेश इसको पढ़ते हुए भरथरी बार बार मुझे नजर आए हैं। कबीर के आध्यात्मवाद का निर्गुण भजनों पर प्रभाव सर्वाधिक दिखाई देता है। यहाँ मंडलियों द्वारा गाए जाने वाले भजनों में सामान्य रूप से ढोलक, मृदंग, झांझ, मंजीरा, करताल, खड़ताल और लोटे का प्रयोग होता है। तो देखिए कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको कि आप देख भी चुके होंगे। कुछ चीजें हैं जिनको कि आप सर्च भी कर सकते हैं गूगल पे, तो अब सारी चीजें मौजूद हैं, ठीक है ना। खड़ताल अभी मैं भी नहीं देखा हूँ, मंजीरा, करताल, लोटा ये सब देख लिया, ढोलक, मृदंग, झांझ ये सब आमतौर पर इन सब का प्रयोग करते लोग भक्ति भजन करते हैं। और ये जो भक्ति भजन है ये लोकगीत के साथ साथ लोक साहित्य से भी प्रभावित रहा है। बुंदेलखंडी ऋतु गीत के लिए भी जानी जाती है, जैसे कि बुंदेली लोकगीतों में अनेक ऋतुओं में अलग अलग गीत गाए जाते हैं, जिसमें कि मामूलिया के गीत, नारे सुवटा, नौरता या दीवारी गीत बहुत ही प्रमुख है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है, परीक्षाओं के दृष्टिकोण से पूछा जा सकता है कि मामूलिया के गीत या फिर नारे सुवटा, दीवारी गीत किस साहित्य से जुड़े हुए हैं। तो बुंदेलखंडी साहित्य को ध्यान में रखना है। इसके अतिरिक्त आप देख रहे हैं कि श्रम संबंधी गीत गाए जाते हैं। श्रम संबंधी गीत हमारे पूर्वांचल में भी गाए जाते हैं। जब रोपनी होती है, धान की रोपनी होती है, पहले लोग गाते थे। अब धीरे धीरे सिस्टम सब खत्म हो रहा है, लेकिन पहले मैं कई बार इसको सुनता था। और यहाँ तक का माना जाता है कि फादर कामिल बुल्के का नाम आप लोगों ने सुना होगा, और उन्होंने रामायण पर, रामचरितमानस पर भी बड़ा अच्छा काम किया हुआ है। रामचरितमानस उत्पत्ति कैसे करके, व्युत्पत्ति और उपत्ति करके उनकी पुस्तक है, मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं याद आ रहा है। ऐसा माना जाता है कि वो छुप छुप के जो भी महिलाएं रोपनी करती थी उनके गीतों को सुनते थे और उसको नोट करते थे। इसके बाद उन्होंने शब्दकोश भी बना दिया। तो श्रम संबंधी गीत भी आप देखेंगे कि लोक साहित्य से जुड़ा हुआ है। बुंदेलखंड में कृषक जातियों में होली गीत, बिरहा गीत, चरवाहों एवं गडरियों के गीत, फसल बोने और काटने के गीत प्रसिद्ध रहे। इसके अतिरिक्त स्त्रियां चक्की पीसते समय भी गीत गाती थी। अब तो जमाना ही खत्म हो गया कि चक्की कोई पीसते हो। अब चक्की हमें पीसना केवल योगा में बताया जाता है। एक बार मैं जेएनयू में योगा करने गया तो उन्होंने कहा कि चक्की पीसिए काल्पनिक रूप से। तो मुझे बड़ी हंसी आ रही थी कि बचपन के दिनों में मैं एक दो बार देखा था कि मेरी दादी हो चाहे मम्मी या फिर बुआ, ये लोग चक्की पीसती थी। हालांकि अब ये सिस्टम धीरे धीरे खत्म हो गया। उस समय लोग गीत भी गाते थे, बड़ा ही इंजॉयमेंट का, आनंद का समय था। आप सभी से मुझे आग्रह रहेगा कि आप कमेंट्स कर कर जरूर बताइए क्या आपने इन दिनों को देखा है। हालांकि मैं भी बहुत ओल्ड एज के दिनों का नहीं हूँ, लेकिन फिर भी चीजों को हमने देखा है, देखने को मौका मिला है। अब धीरे धीरे चीजें भले लुप्त हो रही हैं लेकिन लोक साहित्यों में बची हुई हैं। यहाँ तक कि स्त्रियां पनघट पानी लेने जाती थी, पानी भरते समय भी गीत गाती थी। तो इसे ये पता चलता है कि लोक में लोग अपने को बिजी रखने के लिए या प्रसन्नचित रखने के लिए कुछ न कुछ उपाय ढूंढ ही लेते थे। तो चलते हैं आगे, बात करते हैं बुंदेलखंड की लोक गाथा के ऊपर। देखा जाए तो बुंदेलखंड की जो लोक गाथा है वो काफी महत्वपूर्ण रही है, भंडार रहा है उसका। महोबा नगर में जन्मा आल्हाखंड को भला कौन नहीं जानता है। आल्हाखंड जो कि आदिकाल की एक खास रचना है, और आप जान गए कि किसने लिखा है और इसका पुराना नाम इत्यादि क्या है, ये सब भी जान गए होंगे। मैं कुछ लिखूंगा नहीं, आपके दिमाग को मैं वहां दौड़ाना चाहता हूँ और आपका दिमाग दौड़ भी गया होगा। महोबा नगर में जन्मा आल्हाखंड के अलावा राछरे, पंवारे और पौराणिक कथाएं गाथाएं इस लोक अंचल में गाई जाती हैं। और आल्हाखंड किस ऋतु में गाया जाता है, ये भी सवाल खूब पूछा जाता है परीक्षाओं में। राजा भरथरी, नल सरवन जिनका कि नाम श्रवण कुमार है, हरदौल, अमान सिंह, कारसदेव,
की गाथा, ढोला मारूरा दोहा की गाथा आपने राजस्थान में सुना, यहाँ इधर भी। प्रवीण राय की गाथा, प्रवीण राय, आप देखेंगे कि एक तो नाम आता है प्रवीण राय का, जब केशव दास को पढ़ेंगे तो वहां पर एक रचना में बताया गया कि वो प्रेरणा के तौर पर रही है। तो कहीं न कहीं लोक में ये नाम फेमस रहा है। प्रवीण नाम आप देखेंगे तो लगेगा कि नया बहुत नाम है, लेकिन ये पुराना नाम एक तरीके से देखा जाए एमपी के माध्यम से तो। और केशव दास का भी इलाका कुछ वही रहा है। अब आपके दिमाग में आने लगा होगा कि हम बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर और सही जगह पढ़ रहे हैं। मर्दन सिंह की गाथा, धन सिंह की गाथा, रानी लक्ष्मीबाई, कौन भूल जाएगा, सुभद्रा कुमारी चौहान का। ठीक है, बुंदेलों को के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। और गांधी जी, भगत सिंह तक के भी नायक बुंदेली लोक गाथा में पाए जाते हैं। इनमें युद्ध, प्रेम, लोक व्यवहार, आध्यात्मिक और चमत्कारों की बहुरंगी या सतरंगी छटा दिखाई पड़ती है। पितृभक्ति का संदेश देती श्रवण की गाथा बुंदेली जनता का भरपूर मनोरंजन करती है। और क्यों ना करे, श्रवण कुमार जैसे अब बहुत कम ही लोग दिखाई पड़ते हैं। कभी कभी इस हम लोग किस एरा में रह रहे हैं जहां पर लोग क्या हो रहे हैं, वायरल हो जा रहे हैं। वायरल एरा में कुछ मिल जाए श्रवण कुमार तो कुछ नहीं कहा जा सकता है। बाकी आप बिल्कुल ध्यान में रखिए कि श्रवण कुमार का संबंध जो है वो बुंदेली लोक गाथा से जुड़ा हुआ है। अगर बुंदेलखंड की लोक कथा पर चर्चा करें तो इसकी लोक कथाओं की जो भाषा है बड़ी लच्छेदार, मुहावरेदार होती है। कथाओं के बीच में दोहा और काव्य पंक्तियों के बीच में पात्रों के संवाद के रूप में आते हैं, जो कथा के भाव सौंदर्य को बढ़ा देते हैं। कथा किसी शिक्षा को लेकर चलती है। यहाँ दादी या नानी की कथाओं में बाल मनोविज्ञान की दृष्टि होती है। चरवाहा, गडरिया, किसान आदि जंगल में बैठकर श्रम परिहार के लिए कथाएं सुनाते हैं। हर कथा का अपना उद्देश्य होता है। बुंदेलखंड अंचल की रीति रिवाज, संस्कार, लोक मूल्य, लोक विश्वास आदि की भी कथाएं होती हैं। यहाँ प्रमुख धार्मिक कथाएं हैं, जिसमें कि हर तालिका तीज की कथा, भैया दूज की कथा, संकटा माता की कथा, गणेश चतुर्थी की कथा, अवसान देवी की कथा, दशा माता की कथा, देवशयनी एकादशी की कथा, सोमवती अमावस्या की कथा, तुलसी विवाह की कथा, सुहागलों की कथाएं आदि लोक कथाएं क्या हैं, बहुत ही फेमस रही हैं। तो इसको आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है, इसीलिए मैंने इसको हाईलाइट कर दिया है ताकि आप इसको नोट कर लें। अब बात करते हैं लोकोक्तियों के ऊपर। बुंदेलखंड का लोकोक्ति साहित्य भी बड़ा ही समृद्ध रहा है। बुंदेली लोकोक्तियां मानवीय जीवन में व्याप्त सुख दुख की मन स्थिति को समझने का एक तरीके से देखा जाए तो मापक कही जाती हैं। इसमें राग द्वेष, मान अपमान, प्रेम अहंकार, हर्ष विषाद आदि की कहावतें व्यावहारिक व्यावहारिक जीवन में प्रयुक्त होती हैं। बघेलखंड भी इसी से जुड़ा हुआ है, जहाँ की कहावतें नीति संबंधी, पशु पक्षी, पुष्प संबंधी, जाति संबंधी, व्यवसाय संबंधी, स्वास्थ्य संबंधी, यात्रा विषय संबंधी अनेक प्रकार की कहावतें अभिव्यक्त हुई। और इसी लोक का ही प्रभाव है कि आदिकाल में आप अमीर खुसरो में देखेंगे कि उन्होंने लोकोक्तियों और पहेलियों का बड़ा ही जबरदस्त प्रयोग किया है। तो ये तो रहा बुंदेलखंड का लोक साहित्य। अब बात करते हैं हम जो दूसरा मध्य प्रदेश के अंतर्गत लोक साहित्य है, उसका नाम है मालवा का लोक साहित्य। मालवा अंचल मध्य प्रदेश के बीचों बीच एकदम स्थित है। जहां मध्य प्रदेश को हम भारत का यानी हिंदुस्तान का हृदय स्थल कह रहे थे, वहीं जो मालवा है वो खुद मध्य प्रदेश का एक हृदय स्थल है। यहाँ की प्राकृतिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक और सामाजिक वातावरण के साथ ही यहाँ की लोक संस्कृति, लोक साहित्य और लोक संगीत भी काफी समृद्ध रहा है। मालवा अंचल अपनी सांस्कृतिक संपन्नता के कारण प्रसिद्ध है। अपने आचार विचार, रहन सहन, मर्यादा की दृष्टि से यह अंचल अपनी उत्कृष्ट पहचान बनाए हुए है। मालवा में हर धर्म, दर्शन, संप्रदाय और लोग विश्वास के लोग आते रहे। यहाँ उनका प्रचार प्रसार हुआ और विकास भी हुआ। मालवा के लोकगीतों की चर्चा करें तो मालवा के लोकगीतों में भी वीर रस और पुरुषत्व प्रभाव दिखाए का अभाव पाया जाता है। यानी कि जहां हमने बुंदेलखंडी गीतों में ज्यादातर देखा आलाखंड हो या फिर लक्ष्मीबाई का हो, वहां पर वीर रस है, लेकिन यहाँ पर ऐसा माना जाता है इसका अभाव पाया जाता है।
यहाँ के लोकगीतों में उदार मनोवृत्ति है, यही आपको एग्जाम में ध्यान में रखना है। ठीक है, कि किस लोक साहित्य में क्या खास विशेषता रही। यहाँ के लोकगीतों में उदार मनोवृत्ति और नैतिक आदर्शों की छाप दिखाई देती है। मालवी गीतों की सामान्य प्रवृत्ति मुख्य रूप से राजस्थानी संस्कारों और गुजराती मान्यताओं से प्रभावित है। तो एक तरीके से आपको देखना है कि जो मध्य प्रदेश का इलाका है वो राजस्थान से भी जुड़ा हुआ है और साथ में आप देखेंगे कि गुजरात से भी जुड़ा हुआ है। मैं मोटे तौर पर आपके दिमाग में रखने के लिए यहाँ पर भारत का नक्शा किसी तरीके से बनाने का प्रयास कर रहा हूँ, ताकि आप मध्य प्रदेश को समझ जाएं ये सब इलाका है उसका। ठीक है, ये तो पूरा मध्य प्रदेश हो गया, लेकिन इसका बॉर्डर जो है राजस्थान और गुजरात से भी कुछ कुछ मिलता है, तो उसका भी प्रभाव यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर बच्चों के जन्म, विवाह के आयोजन आदि बड़े धूमधाम से किए जाते हैं। विवाह के प्रत्येक रीति रिवाजों के अनुसार महिलाओं के मुंह से सुमधुर लोकगीत मिलते हैं। ये हमारे एरिया में भी ऐसा कुछ होता है और यहाँ पर भी हो रहा है। मालवीय विवाह के लोकगीतों में मानव मन की कोमल भावनाओं का सूक्ष्म वर्णन पाया जाता है। वैवाहिक शुभ कार्यों में सगाई, माता पूजन, चाक पूजन, प्रभातिया, अनाज साफ करने, बीनने, फटकने के समय गाए जाने वाले गीत। अब देखिए ये सब ट्रेंड एकदम से खत्म हो गया है। नहीं तो पहले जमाने में जब किसी घर शादी विवाह होता था तो पूरा 1 महीने तक इसकी तैयारी होती थी और लोगों को बुलाया जाता था कि आज चावल साफ करने चलना है, आज गेहूं धोने चलना है, और उस समय लोग गीत भी गाते थे। वो जमाना कितना आनंदमय रहा होगा, इसकी अब बस हम लोग कल्पना कर सकते हैं। और शायद जिस हिसाब से मैं कह रहा हूँ ये हमारी आखिरी पीढ़ी रही है जो इसको देखी होगी। अब तो चीजें खत्म हो गई, 1 सप्ताह में चीजें कंप्लीट हो जाती हैं। तो देखिए यहाँ पर प्रभातिया दिया है। लोग एक एक शादी के एक पहले एक रस्म होती थी भतवान। इसको लोग कल मान लीजिए बारात करने जाना तो एक दिन शाम में लोग खाना खाते थे। कुल मिलाकर बड़ा ही इंजॉयमेंट का समय होता था। मैं फिर से आपके कमेंट्स का आग्रह करूंगा, क्या ये सब सारी चीजें आप लोगों की तरफ हो रही हैं या फिर हम केवल पाठ्यक्रमों में और परीक्षाओं के लिए ही पढ़ रहे हैं? प्लीज थोड़ा सा इसको जरूर देखिएगा। एक तरीके से ये मेरे लिए रिसर्च का टॉपिक भी हो सकता है। देखिए यहाँ पर प्रभातिया के बारे में बताया गया। चिकला, हल्दी हल्दी तेल चढ़ाने पर महिलाएं गाती हैं। शादी विवाह जब होता था तो उसको क्या बोलते हैं, पचमंगरा या फिर तीन मंगरा या इस तरीके से शब्दों का प्रयोग किया जाता है। वहां पर महिलाएं जाती थी जिनको कि हल्दी, तेल, चावल बहुत सारा चीज दिया जाता था, तो वहां पर भी गीत गाती थी सब। बीरा मामेरा, वर वधु के मामा की ओर से वस्त्राभूषण लाने की प्रथा, उसे पैरवानी भी कहते हैं। तो इन शब्दों को बिल्कुल आप ध्यान में रखें। हो सकता है कि गाये बगाए अगर परीक्षा में आ जाए तो कम से कम ये वीडियो लेक्चर आपके दिमाग में आ जाए। मंडप के नीचे सम्मान के साथ सभी को कपड़े दिए जाते हैं। इस अवसर पर महिलाएं बीरा ममेरा गीत गाती हैं। मांगलिक हल्दी तेल के पश्चात मांगलिक स्नान के गीत खलियल गाए जाते हैं। अक्सर शादी विवाह में लोगों को हल्दी लगाई जाती है और बारात जाने से पहले एक स्नान भी कराया जाता है। वहां पर बहुत सारी महिलाएं गाना भी गाती हैं। देखिए यहाँ पर उस गीत को कहा गया कि खलियल, उसका नाम दिया गया है। तो खलियल आएगा तो आप जान जाएंगे कि मांगलिक कार्यक्रमों के दौरान जो गीत गाया जाता है वही है खलियल। मालवा के सुदूर अंचलों में बारात प्रस्थान के पूर्व कुछ दिनों पूर्व प्रतिदिन बनड़े को घोड़ी पर बैठाकर गाजे बाजे के साथ गांव मोहल्ले में घुमाया जाता है। इस अवसर पर गाए जाने वाले गीतों को बनोला कहते हैं। एक आप लोग कहानी पढ़िएगा, सलाम नाम की कहानी है जो कि ओम प्रकाश वाल्मीकि की है। ये जो घोड़ा घोड़ी पर बैठने का जो एक प्रसंग यहाँ पर आया हुआ है, इस कहानी में भी बड़ा ही जीवंत तरीके से उसको प्रस्तुत किया गया है। तो बनोला क्या है? घोड़ी पर सवार होकर गाजे बाजे के साथ चलना। घोड़ी सवेरे यानी कि वर निकासी के गीत गाए जाते हैं। हथलेवा गीत, सुहाग कामड़, दुल्हन को सुहाग कामड़ बांधने की प्रथा के समय गाई जाती है। बेटी की विदाई के गीत आदि वैवाहिक रस्मों के गीत गाए जाते हैं। यानी कि चाहे वो मालवा का साहित्य हो, चाहे बुंदेली का साहित्य हो, चाहे खुद अपने अपने इलाके के साहित्य हो, हर जगह का कुछ रस्म आप देख रहे हैं कि मिलता जुलता है, बस शब्द उसमें अलग है। मालवा के लोक भजन है जिसमें कि मालवी लोक मानस को नाथपंथी जोगियों और संतों की गुरुवाणी ने सदा ही प्रभावित किया है। यहाँ संत सिंगा जी, इनको ध्यान में रखना है। संत सिंगा जी के गीत प्रचलित हैं मालवा इलाके में।
इसी के साथ नाथ जोगिड़ियों के प्रभाव के कारण भरथरी, गोरखनाथ, मच्छंदरनाथ और गोपीचंद के गीत भी सुने जा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर भरथरी, गोरखनाथ, मच्छंदरनाथ इन लोगों का नाम आया। गोपीचंद का नाम आप स्पेशली मालवा के संदर्भ में जरूर ध्यान में रखिए। मालवा लोकगीतों में देवी देवताओं के प्रति भी अपार श्रद्धा दिखाई जाती है, जो कि आपने बुंदेली में भी देखा। यहाँ लोक भजनों में चिकारा, तंबूरा और इकतारा प्रयोग पारंपरिक रूप में किया जाता है। तो ये थोड़ा सा नया आपको ध्यान में रखना है, इसीलिए मैंने इसको बोल्ड भी किया है। अब चिकारा क्या है, तंबूरा क्या है, इकतारा क्या है। इकतार तो हमने देखा है, तंबूरा भी देखा है, लेकिन चिकारा मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए आप भी सर्च कीजिए, मैं भी सर्च करूंगा। मौसम संबंधी गीत भी गाए जाते हैं। विभिन्न ऋतुओं, सावन, भादो, फागुन के गीत भी गाए जाते हैं। रिश्ते नाते संबंधी गीत भी गाए जाते हैं। पति पत्नी, भाई बहन, बहू सास, देवर भाभी, देवरानी जेठानी पर भी गीत गाए जाते हैं। मालवा के लोक गाथाओं पर बात करें तो लोक गाथाएं यहाँ की फेमस रही हैं, जिसमें कि ढोला मारवाड़, तेजा धुल्यो, ग्यारस माता, नाग जी दूल जी, ग्यारस माता दोबारा गया, सोरठी कुंवरी, राजा विक्रमादित्य, रानी रूपमती, गोपीचंद एवं भरथरी की गाथाएं आज भी वहाँ के बूढ़े जो लोग हैं उनके मुंह से सुनी जाती हैं। यानी कि अब ये जो चीजें बची खुची हैं वो बुजुर्गों के ही मुंह में बची खुची हैं, बाकी तो लग रहा है कि धीरे धीरे अब ये खत्म होने वाली हैं। मालवी लोक कथाओं के बारे में चर्चा करें तो मालवी लोक कथाएं लोक मन के मनोरंजन का सरल साधन है। मालवी लोक कथाएं प्रेम, शिक्षा, मनोरंजन, चतुराई, पशु पक्षी, व्रत त्योहार, कृषि आदि के समय में इन गाई जाती हैं या फिर सुनाई जाती हैं। मालवी लोकोक्ति साहित्य भी रहा है, जिसको कि हम ओखाड़ा कहते हैं। ये ध्यान में रखना आपको कि वो खाड़ा शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, तो ये मालवी लोकोक्ति साहित्य के लिए प्रयुक्त हुआ है। इसमें लोकमानस के संस्कारों को बड़ी ही गहराई से महसूस किया जाता है। तो मालवी को हमने समझ लिया। अब बात करते हैं निमाड़ के ऊपर। निमाड़ी भी एक बोली रही है, मध्य प्रदेश में बोली जाती है। हो सकता है कि उस एरिया के लोग भी यहाँ इस चैनल से जुड़े हों। निमाड़ का लोक साहित्य देखा जाए तो इसका जो क्षेत्र है विंध्याचल, सतपुड़ा, नर्मदा की पावन गोद में स्थित निमाड़ अंचल, जो कि सदियों से लोक संस्कृति की उच्च भूमि रहा है। यानी एक चीज आप देख रहे हैं कि जो भी इलाका, हर इलाका अपने आप में लोक संस्कृति, लोक साहित्य, लोकगीत, लोक कथा, लोक गाथा के रूप में समृद्ध ही रहा है। यहाँ के लोग यानी निमाड़ के लोग जीवन की सांस्कृतिक अभिव्यक्ति सदैव मार्मिक और हृदयग्राही रही है। भौगोलिक दृष्टि से निमाड़ मालवा के समीप है, लेकिन दोनों की सांस्कृतिक जीवन में मूलभूत भिन्नता है। अभी हमने मालवा के पढ़ा ऊपर, लेकिन निमाड़ और मालवा दोनों का बॉर्डर मिलता है, लेकिन दोनों में क्या है, अंतर है। यदि मालवा की आत्मीयता राजस्थान से है तो निमाड़ का अंतर संबंध कहाँ है, गुजरात से। ये देखिए खास अंतर रहा है, मालवा का संबंध राजस्थान से है और निमाड़ का जो भी लगाव है वो गुजरात से है। निमाड़ के लोक गीतों के बारे में बात करें तो निमाड़ में विवाह से संबंधित गणेश पूजन, तिलक के गीत, बधाई गीत, कुकड़ा गीत, जोली माल की महिलाएं मंगल दिनचर्या प्रारंभ होने पर गाती हैं। साजुलू गीत शुभ संध्या के समय वैवाहिक मांगलिक कामना के लिए महिलाएं इकट्ठे होकर गाती हैं। बन्ना गीत, बाना गीत, जिसको कि बन्ना बन्नी को हल्दी लगने पर बन्ना बन्नी या फिर बन्नो बन्नी करके गाना भी है, जिसमें कि हल्दी लगाया था। मुझे याद आ रहा है कोई विवाह गीत ही है, ठीक है। तो ये वही है बन्ना बन्नी गीत। हल्दी लगाने के पश्चात पूरे ग्राम में सज धज कर घोड़ी पर बैठाकर बाना निकाला जाता है, यानी कि सवारी निकाली जाती है और पूरे गांव में भ्रमण करवाया जाता है। तब महिलाएं बाना गीत गाती हैं। यानी आप देख रहे हैं ये जो घोड़ी पर बैठना है ये केवल मध्य प्रदेश तक नहीं सीमित है, बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में भी ये रीति रिवाज मौजूद है। इसीलिए मैंने शुरुआत में ही कहा कि हर लोक साहित्य, लोक संस्कृति एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, बस अंतर है भाषा, बोली और अनुभूति का। स्मृति गीत भी है, विवाह के शुभ मुहूर्त पर अपने पूर्वजों को स्मरण करने की जो सांस्कृतिक प्रथा है उसको स्मृति गीत कहा जाता है। मंडप के गीत, मायरा गीत, निमाड़ी भात गीत, विदा गीत, शादी विवाह के गीत प्रमुख रहे। निमाड़ी के लोक भजन सेम टू सेम वैसा ही है कि निर्गुण
भजन ज़्यादा प्रचलित रहे हैं। भर्तहरि और गोरखनाथ, मच्छिंद्रनाथ, गोपी चंद का भी प्रभाव दिखाई पड़ता है। यहाँ पर कबीर के आध्यात्म से प्रभावित कबीरा निर्गुण लोक भजन निमाड़ में बहुत ही प्रचलित है। निमाड़ के मसाणिया को आप ध्यान में रखिए। मसाणिया निर्गुण लोक भजनों का आध्यात्मिक सौंदर्य अनूठा है। ऋतु गीत भी गाई जाती है। सावन, कार्तिक, फागुन, आसमान में गीतें गाई जाती हैं 12 मासा पैटर्न पर। श्रम गीत भी गाए जाते हैं जब हल जोता जाता है या फिर फसल बोने के समय या फिर उसकी निराई गुड़ाई के समय, नाव खेने के समय या फिर व्यवसाय के समय ये गीत गाए जाते हैं। अन्य गीतों के अंतर्गत यहाँ तीर्थ यात्रा गीत, भीलट देव गीत, भैरव देव, शीतला माता गीत, पौराणिक आख्यान पर आधारित गीत, गणगौर के गीत, सिंगा जी के भजन, रामदेव के भजन, देवी देवताओं के गीत यहाँ पर गाए जाते हैं। अगर निमाड़ी के लोक कथाओं की बात करें तो ये भी समृद्ध रही है। कोई भी ऐसी लोक कथा गाथा नहीं है जो कि बहुत ही कमजोर रही हो, सभी जगह समृद्धि ही रही है। यहाँ पौराणिक आख्यान के ऊपर आधारित गाथाएं जैसे कि हरिश्चंद्र 8वां, लक्ष्मण शक्ति गाथा, सुभद्रा विवाह गाथा, महाभारत गाथा कथा, श्रवण कुमार गाथा बहुत ही प्रसिद्ध है। अहिल्या गाथा, राजा खंडेराव की गाथा, यशवंत राव होलकर की गाथा, राजा चैन सिंह रांगड़ा की गाथा, रायसल गाथा। इसके अतिरिक्त विशुद्ध लोक की गाथाएं भी हैं। ढोला मारू गाथा, काजल रानी गाथा, भीलट देव गाथा, गोंडेन नार गाथा प्रमुख रही हैं। तो गाथाएं आपको ध्यान में रखना है कौन गाथाएं किस साहित्य से जुड़ी हुई। निमाड़ी लोकोक्ति साहित्य की बात करें तो कुछ वैसे ही है कि लोकोक्ति में यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पौराणिक कथाओं को रखा गया। महाभारत कथा, श्रवण कुमार गाथा, यशवंत राव, ठीक है। तो इनसे जुड़ी हुई जो भी कहावतें हैं लोक में मौजूद हैं उनको लोकोक्ति के रूप में प्रयुक्त किया जाता रहा है। और निमाड़ी कहावतें लोक जीवन में मनोविकारों की खूबियों और खामियों का जीवन प्रमाण देती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने मध्य प्रदेश के लोक साहित्य और जनजातीय साहित्य को देखने समझने का प्रयास किया है। तो जो बच्चे खास तौर से मध्य प्रदेश से जुड़े होंगे वो इस वीडियो लेक्चर को एक अलग अनुभूति से ग्रहण किए होंगे। जो बच्चे इसी तरीके से मध्य प्रदेश जाकर परीक्षा देना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि सिलेबस में लगा हुआ लोक साहित्य पर कुछ नोट्स मिल जाए तो उनके लिए ये काम चलाओ नोट्स हमने दिया हुआ है। मैं इसको बहुत परफेक्ट नहीं मानूंगा क्योंकि कम समय में हमने इसको पढ़कर कंप्लीट करने का प्रयास किया। उम्मीद है कि मोटी मोटी चीजें आप अच्छे से समझ गए होंगे, जान गए होंगे। तो बाकी बचता है आप सभी के कमेंट्स, उसका मुझे इंतजार रहेगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।